मैं डॉक्टर राकेश महाजन। आज योगा दिवस 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, इट इज़ 11th इंटरनेशनल योगा डे और इसकी देन हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो सारी विश्व को उन्होंने एक बार योगा के लिए सारे इकट्ठा कर दिया है। योगा जो वर्ड है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम वन संस्कृत वर्ड और इस जब भी हम योगा एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने पोस्चर्स, ब्रीदिंग और मेडिटेशन को क्लब करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और तंदुरुस्त रहता है। इसमें हम डिफरेंट पोस्चर्स जब अडॉप्ट करते हैं योगा आसन करने के लिए, तो शरीर की जो अकड़पन है, जहाँ जो रिजिडिटी है, वो दूर होती है एंड वी क्लब इट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जिससे हर तरह की बीमारियां, पर्टिकुलरली जो आज की डेट के अंदर हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो चुकी हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ चुकी है, एंजाइटी लेवल की तरीके बढ़ चुकी हैं, इन सबको ये क्लब करता है। तो इसके बारे में हमारे डॉक्टर कोलीग्स क्या कहते हैं कि वाई वी शुड यूज द योगा, आज आप हमारे डॉक्टर कोलीग से सुनिए। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वेस्ट दिल्ली सिटी ब्रांच की तरफ से मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा आप जानते हैं, इस साल योग दिवस का जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। डॉक्टर होने के नाते योगा के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हेल्थ होती क्या है। What is health? How do we define health? So health is defined as a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not just absence of disease or infirmity. तो इस तरह से हेल्थ के 4 डायमेंशंस हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। अब ये चारों डायमेंशंस में योग कैसे हेल्प करता है, कि कितना बेनिफिट करता है और क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ये सारे के बारे में मैं आपको एविडेंस शेयर करूंगा। वो बेनिफिट्स की बात करूंगा जो कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्रूवन है। एविडेंस बेस्ड रिव्यू है। एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा, स्टडीज शेयर करूंगा जो कि बताती हैं कि कहां कहां योगा का और कितना फायदा होता है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। आजकल इसी पे सबसे ज्यादा ध्यान है क्योंकि ये हमारा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्टडीज में देखा गया है कि योग स्ट्रेस लेवल कम करता है, एंजाइटी सिम्टम्स कम करता है। बहुत बड़ा एक मेटा एनालिसिस हुआ था जिसमें बहुत सारी स्टडीज को एक साथ एनालाइज किया जाता है, उसको मेटा एनालिसिस कहा जाता है। तो 2010 में एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस किया गया, उसमें यह देखा गया कि योग के जो बेनिफिट्स हैं डिप्रेशन में, दे आर कंपेरेबल टू यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, चाहे माइल्ड टू माइल्ड डिप्रेशन के केसेस में और शॉर्ट टर्म के लिए ही देखा गया, बट ये बेनिफिट्स देखे गए। फिजियोलॉजिकल लेवल के पे देखा जाए तो 2017 की एक स्टडी है जिसमें यह दिखाया गया है कि योग कॉन्स्टेंटली रेगुलर योग करने से हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स कम होते हैं और ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है उससे हमारा रिलैक्सेशन और स्ट्रेस लेवल कम होता है। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स, ये भी स्टडीज में देखे गए हैं कि लगातार योग करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कम होते हैं, 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर। हार्ट रेट लो होता है, कार्डियक एफिशिएंसी बेटर होती है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक फंक्शन इंप्रूव होता है। उसके अलावा जो आजकल सबसे कॉमन होता जा रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो भी कम हो गया होता पाया गया है। सीआरपी लेवल जो एक साइन है इन्फ्लेमेशन का बॉडी में, जिससे कि ढेरों बीमारियां एसोसिएटेड हैं, तो ये सीआरपी लेवल भी कम दिखाया गया है स्टडीज में। 2014 के
मेटा एनालिसिस में भी ये दिखाया गया है कि ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हार्ट हेल्थ में योगा का काफी बेनिफिट है। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी इसी तरह से स्टडीज में दिखाया गया है कि ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, इंसुलिन सेंसिटिविटी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और लिपिड प्रोफाइल, चारों पे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 4 आयाम है, चारों पे ये काम करता है और चारों में इसका बेनिफिट है। यहाँ पे ये ध्यान देने बात है कि योग सिर्फ योगासन नहीं है, योग में माइंडफुलनेस, प्राणायाम और आहार, डाइट, ये सारा भी योग का हिस्सा है। तो सारा डायमेंशंस में काम करके ही इतने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्रॉनिक पेन और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में तो खास बेनिफिट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन लो बैक पेन सिम्टम। इतना स्ट्रॉन्ग है कि 2017 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने ऑफिशियली रिकमेंड किया योगा को एज द फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर लो बैक पेन। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 2011 में भी ये दिखाया गया था कि पेन और मोबिलिटी उससे इंप्रूव होती है। और भी जो बोन की क्रॉनिक कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं इलाज करने, उसमें योगा एक एडिशनल बेनिफिट दे सकता है इन एडिशन टू द यूजुअल थेरेपी। इसी तरह से स्लीप, इंसोम्निया, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये इंप्रूव करता है योग, और ये भी स्टडीज में प्रूवन है। 2013 के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये दिखाया गया है कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनकी स्लीप काफी अफेक्टेड रहती है, उनकी स्लीप भी इंप्रूव हुई है रेगुलर योगा से। फटीग लेवल्स कम होते हैं, इंसोम्निया कम होता है, और ब्रेन और कॉग्निटिव इफेक्ट्स में भी बेनिफिट दिखाए गए हैं। जो फंक्शनल एमआरआई और एमआरआई की स्टडी से देखा गया है कि जो लगातार योगा करते हैं उनका हिप्पोकैम्पस में ग्रे मैटर इंप्रूव होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, जो हमारे सोच विचार इंटेलिजेंस वाले फंक्शन है, वो उन ब्रेन के उन पार्ट्स में इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली देखी गई है विद योग। ऐसे ही मेमोरी फंक्शन, इमोशनल रेगुलेशन में भी बेनिफिट देखे गए हैं योग में। और ये 2019 की गोथ और मैकोले की स्टडी में ये देखा अर्ली साइंस मिले हैं, जिससे दिखाया गया कि जो एजिंग के साथ जो इफेक्ट होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन जो होता है, जो कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, वो उसमें स्लो करने में सक्षम है काफी हद तक योग। तो योग के हमारे बहुत सारे हर आयाम में बेनिफिट्स हैं। तो क्या कोई लिमिटेशंस भी हैं? क्या ये हर चीज का इलाज है? कहते हैं जुकाम से कैंसर तक, क्या ऐसा है कि कहीं उसका लिमिटेशंस भी है? लिमिटेशंस के बारे में भी मैंने स्टडी किया, रिसर्च की, तो काफी सारी स्टडीज मिली। जैसे वेट लॉस में रॉस एट अल ने ट्राई किया कि सिर्फ योग से कितना वेट लॉस हो सकता है, तो उन्होंने पाया कि सिर्फ योग से वेट लॉस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब तक और डायमेंशंस में काम ना किया जाए। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर योग में हम आहार विहार का को भी हम फॉलो करें तो डेफिनेटली वेट लॉस पे फर्क पड़ सकता है। ऐसे ही एस्थमा में बहुत सारी स्टडीज हैं योग में, और बहुत सारी स्टडीज को एक साथ एनालाइज किया गया कोक्लेन रिव्यू में 2016 में। उसमें यह पाया गया कि बहुत कंसिस्टेंट बेनिफिट नहीं है योग का। कुछ स्टडीज में बेनिफिट मिला है, कुछ में नहीं। तो ओवरऑल जब स्टडी किया जाए तो वीक एविडेंस है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं 50-50 है। थोड़ा फर्क पड़ता है पर बहुत कंसिस्टेंट इफेक्ट नहीं पाया गया। ऐसे ही 2015 की स्टडी में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में योग को स्टडी किया गया, पर उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो स्टैंडर्ड थेरेपी से को योग से कंपेयर किया गया इन ट्रीटमेंट ऑफ PTSD, उसमें उन्होंने पाया कि ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि डिप्रेशन में काफी फायदा पाया गया योगा का, बट जब क्रैमर एट अल ने वही स्टडी को कंपेयर किया विद योग विद अदर एक्सरसाइज फॉर्म्स, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला। इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है कि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का डिप्रेशन में फर्क है, चाहे योग हो चाहे अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हो, उनमें दोनों ही बेनिफिट देते हैं, पर दोनों में आपस में कोई सुपीरियरिटी नहीं दिखाई योग में। ऐसे ही कोग्निशन में जो मैंने बताया था आपको कि योग के बेनिफिट्स हैं, पर जब कंपेयर किया गया उसको योग को
बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है तो उसमें भी योग को कोई क्लियर एडवांटेज नहीं मिला। तो योग के बेनिफिट्स तो हैं, पर आज की डेट में ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है, स्टैंड अलोन क्योर नहीं है। यूजुअल थेरेपी में डेफिनेट एड ऑन कर सकता है। अगर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जैसे बताया था कि बीपी 4 से 5 मिलीमीटर कम हो जाता है तो आपका मेडिसिन का डोज कम हो सकता है। जिसका बॉर्डरलाइन बीपी है उसको दवाई की जरूरत ना पड़े वो भी हो सकता है, या दवाई चल रही है दवाई का डोज या नंबर ऑफ मेडिसिन वो कम हो सकती है। सो एडिशनल रोल है योग का, ये स्टडीज यही बताती हैं। अब ये तो हो गई लिमिटेशंस। क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? आमतौर पे मानते हैं योगा तो सेफ है, पर क्या साइड इफेक्ट्स हैं? इस पे भी स्टडीज हैं, और स्टडी में यही दिखाया गया है कि साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं माइल्ड। जैसे कि थोड़ा जब हम योग शुरू करते हैं, खासकर शुरुआत में सोरनेस होती है, फटीग है, स्ट्रेन कई बार हो जाता है, मोच आ जाती है, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं योग के। और ज्यादातर इसमें कारण क्या होता है? ओवर एक्सर्शन या पुअर गाइडेंस। हम अपने आप योग अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा सीख के, गाइडेंस सुपरविजन नहीं होता है, और ओवर एक्सर्ट करते हैं। कहते हैं योग जब भी आप करो किसी के साथ कंपीट मत करो कि दूसरा उतना कर रहा है तो मैं भी उतना कर रहा हूँ। वो एक दिन में नहीं होगा, उसको कितना टाइम लगा, सबकी बॉडी अलग है। तो अगर आप जबरदस्ती करते हो तो वहां इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये तो है माइल्ड इफेक्ट, ज्यादातर तो माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स ही होते हैं। क्या कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है योगा का? स्टडीज में है, सीरियस इफेक्ट्स भी होते हैं, चाहे वो बहुत रेयर होते हैं और हो सकते हैं। जैसे स्ट्रोक रिपोर्ट किया गया योगा में, क्योंकि एबनॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन कई बार होता है तो उसकी वजह से वर्टेब्रल आर्टरी डिसेक्शन हो जाता है, तो स्ट्रोक केसेस हैं। अगर कोई ग्लाकोमा का पेशेंट है, अगर वो हेड स्टैंड करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो ग्लाकोमा का कंडीशन बिगड़ सकती है। ऐसे ही हर्निएटेड डिस्क हो सकते हैं, और एल्डरली जिनकी बोन्स वीक हैं, अगर वो ज्यादा जबरदस्ती करे तो फ्रैक्चर्स तक भी रिपोर्टेड है। पर ये सब रेयर होते हैं, सीरियस बट रेयर इफेक्ट्स, और कारण उनका वही है, पुअर सुपरविजन, ओवर एक्सर्शन या अनसेफ प्रोसेस। इसको अगर हम किसी वैक्सीन से कंपेयर करें, जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को और बड़ों को भी, और एक काफी हमारी जानलेवा बीमारी से बचाती हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर माइल्ड होते हैं कि थोड़ा फीवर आ गया, थोड़ा पेन हुआ, 2 दिन में ठीक हो गया, और कुछ साइड इफेक्ट्स रेयर होते हैं पर सीरियस होते हैं, वो भी नोटेड है। तो ऐसे ही योग में भी है, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स कम है बट कई बार सीरियस भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देना जरूरी है, सुपरविजन जरूरी है, क्वालिफाइड ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग जरूरी है। प्रिवेंशन यही है कि ट्रेन इंस्ट्रक्टर से आप लें और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें, जोर जबरदस्ती नहीं करें। और खास तौर पे कौन से एट रिस्क ग्रुप्स हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें खासकर 3rd ट्राइमेस्टर में सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स का चांस बहुत ज्यादा रहता है। एल्डरली, सर्वाइकल स्पाइन का अगर प्रॉब्लम है, ग्लाउकोमा पेशेंट्स हैं, तो उनको ध्यान रखना है। ऐसे ही पोस्ट ऑपरेटिव है, किसी को हर्निया है, अभी पिछले महीने ही सर्जरी हुई है पेट की, उनको ध्यान रखना है कि सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसमें कुछ योग कर सकते हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्टर से सीखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग भी वाइटल है। अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो आपको पहले स्क्रीन करना चाहिए कि क्या कितना मैं कर सकता हूं और क्या कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकल स्क्रीनिंग का भी रोल है। तो ओवरऑल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और हर तरफ हैं। ये समरी है, मेंटल वेलबीइंग, ब्रेन हेल्थ, बेटर स्लीप, पेन रिलीफ, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ये सारे बेनिफिट्स जो प्रूवन है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये सारे जो स्टडीज मैंने आपको बताई, ये सारी ये रेफरेंसेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, जैसे डायबिटीज है, मैंने इसमें एक ही स्टडी लिखी है, पर कई स्टडीज हैं, डजन्स ऑफ स्टडीज आर अवेलेबल ऑन डायबिटीज, ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं रिसेंट स्टडीज के, बाकी स्टडीज बहुत हैं जिसमें बेनिफिट्स दिए गए हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। अब ये तो हो गई स्टडीज जो कि प्रूवन है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। मैंने योग 20 साल पहले भी किया था, 1-2 साल के लिए, फिर छूट गया, और फिर मैंने दिसंबर 2021 में शुरू किया, जब दिल्ली सरकार ने कई कॉलोनियों में शुरू किया, तो हमारी सोसाइटी में भी शुरू हुआ। वहां से मैंने योग रेगुलर करना शुरू किया, और दिसंबर 2021 से मैं लगातार करता आ रहा हूँ। और मुझे क्या
क्योंकि मेरे को कोई बाय गॉड्स ग्रेस कोई डिजीज नहीं है, वो हाइपरटेंशन डायबिटीज नहीं है, तो मुझे क्या बेनिफिट मिला पर्सन, सबसे जो एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल रहा है वो है क्वालिटी ऑफ स्लीप पे। स्लीप का क्वालिटी बहुत बेटर हुई है जब से मैं योग कर रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी है। योग मैंने दिसंबर 2021 में शुरू किया था, और जो स्मार्ट वॉच होती है फिटबिट, ये मैंने ली थी अप्रैल 2022 में, तब से मैं इसको रेगुलर यूज कर रहा हूँ। और इसमें एक स्लीप स्कोर भी आता है, जो वेरियस पैरामीटर्स है स्लीप के, स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप की डेप्थ, जो स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं, वो सबको एनालाइज करके, और हार्ट रेट ड्यूरिंग स्लीप, वो थ्रू आउट मेजर करता है और उससे एक स्लीप स्कोर निकालता है आउट ऑफ 100। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट आज ही लिए हैं मोबाइल में अपने फिटबिट ऐप से। तो 2021 में मैंने आपको बताया था योग मैंने शुरू किया था, 2022 का पूरे साल का जो एवरेज है 74 रहा है स्कोर, स्लीप स्कोर। 2023 में 76 हुआ, 2024 में 77 हुआ, मार्जिनल इंप्रूवमेंट होती जा रही है, और इस साल 2025 में 83 है। तो ये मेरे पर्सनल लेवल पे योग का सबसे बेनिफिट जो मुझे मिला है। इसके अलावा सिर्फ योगासन नहीं करके, जैसे मैंने बताया माइंडफुलनेस और माइंडफुल ईटिंग, उस पर भी मैंने ध्यान दिया था 2022 से, 1 जनवरी 2022 से, और उससे तो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। मैं ओवरवेट हुआ करता था, 3 जनवरी 2022 को मेरा वेट 98 kg था, और ये 65 हफ्तों में 24-25 किलो कम होके 73 तक रह गया था। वापस थोड़ा सा बढ़ा है, पर अभी भी 75-76 की रेंज में है। तो ये मेरा वेट का ग्राफ है 2022-23 का। इसमें योग का बेनिफिट है, पर डाइट का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि योग जैसे मैंने बताया था कि 20 साल पहले भी मैंने किया था, पर तब वेट का इतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं मिला था। ड्रास्टिक इफेक्ट जो मिला है वो डाइट को ध्यान रख के ज्यादा मिला है, बट योग का उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरे 2022 और रिसेंट पिक्चर्स हैं। और इसके अलावा अगेन ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। मैं हर साल अपना रेगुलर जो चेकअप, एनुअल चेकअप कराते हैं ब्लड टेस्ट का, वो कराता आया हूं। और एक प्रॉब्लम आती थी, ट्राइग्लिसराइड लेवल मेरा बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, ये 212 है 2014 में, और एचडीएल कम रहता है। ये पैटर्न मेरी फैमिली में है, मेरे फादर का भी सेम पैटर्न है, मेरे ब्रदर में का भी यही है। कोलेस्ट्रॉल टोटल ठीक रहता है लगभग, बट ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होते हैं। तो इसको मैं मानता था कि ये जेनेटिक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेम पैटर्न रहता था। देखिए 2014 में भी यही है, 2017 में भी वही है, थोड़ा सा एफर्ट से थोड़ा सा कम हुआ है। वहां पे ट्राइग्लिसराइड 212 था 2014 में, 17 में 151 हुआ, और फिर 2019 में 116 हुआ। पर देखिए 2023 में, जब एक साल हो गया था योगा करते हुए, कितना ड्रास्टिक इफेक्ट मिला मुझे। ट्राइग्लिसराइड सिर्फ 77 है, 212 जो 2014 में थे, और 116 तक मैं लाया था 2019 तक, 116 से एक ही साल में 77 आ गया है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बिग गुड कोलेस्ट्रॉल, और जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो ये 31-28 की रेंज में आता था, थोड़ा सा बढ़ा है 33। इसमें मुझे शायद और काम करने की जरूरत है। ये एक्सरसाइज से, इसका डाइट से ज्यादा रोल नहीं होता है एचडीएल में, एक्सरसाइज से ज्यादा होता है। तो योग के अलावा शायद और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज शायद मुझे करनी चाहिए। अब मैं इस साल कराता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो यह है, मैंने इस पर भी काम। तो ये पर्सनल बेनिफिट्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि योग अपनाइए, करिए योग, रहिए निरोग। धन्यवाद। योगा के बारे में जैसा हम जानते हैं कि ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ, सभी तरह की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट करता है। और ओवरऑल अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो योगा हेड से लेकर टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के लिए ये आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को रिलीज करता है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो जो नेक एंड शोल्डर है आपके एरियाज, यहाँ की मसल्स काफी ज्यादा
स्ट्रेस्ड रहती हैं, तो इसको भी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, आपके पोस्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए, काफ़ी सारे लोगों का जो शोल्डर्स का पोस्चर्स है वो ठीक नहीं रहता, वो आगे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं। तो अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो इससे आपका ये वाला पोस्चर भी ठीक बना रहता है। और साथ के साथ अगर हम देखें तो आजकल जैसे सिटिंग जॉब काफ़ी ज़्यादा लोगों की है, कॉरपोरेट अगर जॉब्स की बात करें या फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो हमारा यूथ है उनको बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप योगा करेंगे तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी कोर मसल्स को मजबूत बनाएगा, जिससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये हमारे आर्म्स एंड हैंड्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि जब एज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है तो कई बार हमें छोटी-छोटी चीज़ें उठाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप रेगुलर योगा करेंगे तो उससे आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये हमारे चेस्ट एंड हार्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लंग हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी लंग हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है, और साथ के साथ हमारा हार्ट भी मजबूत बनता है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करके रखता है। इसके अलावा हमारी एब्डोमेन एंड डाइजेशन के लिए योगा बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आजकल लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अगर आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आप रेगुलर योगा करेंगे तो आईबीएस के जो सिम्टम है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन आपका जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को रहती है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एसिडिटी एंड ब्लोटिंग की जिनको प्रॉब्लम रहती है वो भी अगर रेगुलर योगा करते हैं तो उनको भी इससे काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा हम फिर देखें जो हमारे हिप्स एंड लेग्स हैं तो वहाँ की मसल्स को मजबूत बनाता है, हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ाता है। इसके अलावा बिल्कुल हम नीचे आ जाएं तो हमारे फीट एंड एंकल्स हैं तो उनको ये मजबूत बनाता है, जिससे हमारी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है। तो ओवरऑल जैसा हमने बात करा कि योगा आपको हेड से लेके टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन को बेनिफिट देता है। 21 जून वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और हम सबको पता है कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को भी योग जरूर सिखाना चाहिए। इसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कई तरह के बेनिफिट होते हैं। फिजिकली जब बच्चे योगा करने लगते हैं तो उनका बैलेंस इंप्रूव होता है, उनकी एजिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और रेगुलर योगा करने से उनकी बोन ग्रोथ भी बेटर होती है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ और मसल्स भी इंप्रूव होती है। इसके बेनिफिट ब्रेन फंक्शन पे भी है। अगर बच्चे रेगुलरली योगा करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन बेटर होता है, उनका स्ट्रेस कम होता है और हमने देखा है कि जब भी गट और ब्रेन का कोरिलेशन है, जब भी आपका ब्रेन हेल्दी होगा तो आपका गट हेल्दी होगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गैस्ट्राइटिस या अल्सर, इस तरह की चीजें जो टीनेजर्स में काफी कॉमन होती हैं वो नहीं होती है। और रेगुलर योगा करने से ये सारी चीजें बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट है उनकी इमोशनल वेलबींग पर। आजकल हमने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, अपनी सोच बहुत नकारात्मक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन, योगा इस तरह की चीजें करते हैं तो नॉट ओनली हमें ये फिजिकल बेनिफिट देता है बट हमारी सोच को भी काफी हद तक पॉजिटिव करता है। हमारे को मेडिटेशन करने से हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो काफी काफी हद तक बेटर होता है और जब हमारा मेंटल वेलबींग बेटर होता है तो हमारी गट हेल्थ बेटर होती है, हमारी ईटिंग वेलनेस होती है, हमें ओबेसिटी जैसे डिसऑर्डर कम होते हैं, क्योंकि जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी ईट। इसीलिए योग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स बट बच्चों में। इसीलिए हमको एज पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो योगा को अपनाएं और डेली बेसिस पे किसी न किसी फॉर्म में योगा या मेडिटेशन जरूर करें। Good morning, dear friends. Wish you all a very happy International Yoga Day.
We celebrate this day on the 21st of June since the last 10 years. That was when our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi took the initiative to celebrate it so widely. The purpose of celebrating it all over is to keep people aware of the importance and benefits of yoga in their day to day life. Yoga is a science in itself which originated from ancient India. The word yoga is derived from the word Sanskrit yuj, which means to bind and unite together. So, very aptly, this year's theme is also Yoga on One Earth, One Health. We know our very existence and the existence of Earth depends on all of us staying healthy and united as a family. I would also like to emphasize a point that yoga should not be taken as a physical exercise. It is a combination of physical, mental, and spiritual practices. It helps us keep physically and mentally healthy, as well as our mind calm and peaceful. And this is really required in today's competitive world. So, our endeavor should be that all around us, whether it is children, youth, adults, we encourage them to practice yoga as a daily routine so that they can stay physically and mentally healthy and de stressed and spiritually calm. In the end, I would just like to quote a quote from Bhagavad Gita, which says that yoga is a journey of self, through self and to the self. Hello friends, I am Dr. Rekha Mehra, consultant Ops and Gynae at Mehra Medical Center, Tilak Nagar. Today I am going to tell you about the importance of yoga in senior citizens. आपको सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर अब बढ़ती जा रही है. पहले ज़माने में 60 साल तक कोई आदमी अलाइव रह जाते थे, लेकिन अब क्योंकि लॉन्गिटिविटी हमारी बढ़ गई है एज की, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, अब आदमी की उम्र ज़्यादा होती है. तो 60 साल के बाद हमारी 1/3 पॉपुलेशन से अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर द कंट्री है. हमें लोगों को ये कैसे ध्यान रखना है कि 60 साल के बाद अब 90 साल 95 साल तक लोग जीवित रहते हैं, तो उस अवस्था में हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है. वैसे तो आप सबको पता है, आप मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं, आप लोग दोस्तों के साथ पार्क में भी एक्सरसाइज करते हैं, बट योगा का एक अलग इम्पैक्ट होता है. जैसे कि आपकी मेंटल स्टेटस, इट्स लाइक ए मेडिटेशन एंड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी. जैसे कि हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं एट एनी एज, 60 साल से 90 साल तक का आदमी या औरत घर में बैठ के अपनी रिस्ट के मूवमेंट कर सकता है और अपने आप को इस तरीके से भी एक्सरसाइज शोल्डर्स की कर सकते हैं. आप कुछ ना भी करें तो आप इस तरीके से करें, जिस तरीके से हाथ को उठाना और अपने आप को चेयर पे से ऐसे उठाना, इस तरीके से आपको बार बार चेयर पे से उठिए. आप रूल बना लीजिए कि 1 घंटे के बाद हमें चेयर से उठना है, हमें बहुत ज़्यादा देर चेयर पे नहीं बैठना है. और आप चेयर की ऐसी चेयर को आप अडॉप्ट करिए जिसमें दोनों साइड हाथ लगा होता है. तो आप अपने आप को दोनों हैंडल पे हाथ रख के आप ऊपर सीधे खड़े होइए, चाहे धीरे धीरे खड़े होइए, बट ज़रूर कोशिश करें. और जो 70 इयर्स के बाद वाले हैं वो और भी धीरे कर सकते हैं, 80 इयर्स वाले भी कर सकते हैं इसको. और सांसों की क्रिया आपको सब पता ही है, जैसे अलोम विलोम करना, और मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकती, वो आप YouTube पे देख सकते हैं. और लंबी लंबी सांस खींच के
इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। फीमेल्स में मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से 60 साल के बाद 65 साल 70 साल पे अमूमन ये कंप्लेंट होती है कि हमें यूरिन होल्ड नहीं होता है। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए हम लोग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, जिसको कीगल्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, कि आपको नीचे का अपना पार्ट बार बार खोलना और बंद करना है। इस तरीके से जैसे कि नीचे का पार्ट, आप अपना यूरिन वाला पार्ट, इसको कम से कम आप लोग अपनी आदत डाल लीजिए कि आप 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर, 10 बार शाम। और जिस तरीके से अगर आपका यूरिन होल्ड नहीं हो रहा है तो भी आप इस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपकी मांसपेशियां, यूट्रस और उसके आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपका यूरिन होल्ड कर सकेगी। पानी आप लोग दिन भर में, मॉर्निंग में जैसे भी पीते हैं, हमेशा बैठ के पानी पिएं। दूसरा, आप शाम को अगर आपको रात में यूरिन के लिए बहुत उठना पड़ता है तो भी एक्सरसाइज करें। योगा की छोटी मोटी सूक्ष्म क्रियाएं करके आप लोग सोएं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और साथ में मैं आपको ज़रूर कहूँगी, मंत्रों का भी उच्चारण ज़रूर करना चाहिए, वो भी हमारी मेंटल स्टेटस को बहुत अच्छा करते हैं। एंड आफ्टर 60 years इन मेल्स ऑल्सो, दारू एंड सिगरेट अगर आपने सारी उम्र पी हो तो थोड़ा सा कम कर दे तो अच्छा है। कम क्या कर दे, बिल्कुल ना के बराबर ले, और तंबाकू भी। और दूसरा, योगा से हमारा एकदम स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रहेगा अगर हम पानी पीते हैं ज़्यादा और एक्सरसाइज करते हैं। लेटे लेटे भी आप लोग अपने पैरों की एक्सरसाइज, आगे पीछे करना, आगे पीछे फुट को करना, इस तरीके से जब आप बेड से उठते हैं तो रूल बना लें कि 10 मिनट आपको अपने फुट को इस तरीके से ऊपर नीचे चला के तब ज़मीन पे रखना है। और एकदम आप बेड से उठ के आप वॉशरूम नहीं जाएं, थोड़ा सा खड़े हों और योगा की जो एक्सरसाइज आपने सीखी हुई है वो ज़रूर करें। मेरा आप सबसे अभी एक रिक्वेस्ट है कि योगा को अपनी खाने की तरीके से एक लाइफ स्टाइल का ज़रिया माने। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, पीते हैं, दूसरे लोगों के घर जाते हैं, ऑल सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, और 10 मिनट 15 मिनट आप मोबाइल को एक तरफ रख के, व्हाट्सएप को ना देख करके आप सिर्फ योगा का एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ी वसीयत है कि आप स्वस्थ रहें, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ऑल्दो दे आर देयर विद यू, ना ही सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे अगर आप योगा लगातार करते रहेंगे। आँखों की भी योगा होती है, उसमें आप इधर देखना, उंगली को देखना, इधर से देखना, ऊपर की देखना, गर्दन की भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सब बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश गोयल, अध्यक्ष IMA जनकपुरी। आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। भाइयों, योगा एक ऐसी पद्धति है जो हमारे जीवन में नया ऊर्जा का संचार करती है। और मैं आपको सिर्फ एक मंत्र देना चाहता हूँ इस दिन पे कि योगा जब भी करें आप कृपया करके खाली पेट करें, सुबह उठकर प्रातः करें, क्योंकि योगा से जो आपको एनर्जी प्राप्त होगी वो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करेगी। बट यदि आपका पेट भरा रहेगा तो वह ऊर्जा आपको आपके खाने को पचाने में चली जाएगी। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि जब भी आप योगा करें, सुबह प्रातः उठकर अपने रूटीन प्रक्रिया से निश्चित होकर और फिर सुबह खाली पेट अच्छे मन से, शांत मन से आप इस योगा क्रिया को करें। दूसरी बात, योगा सभी के लिए ये नहीं कि सारे योगासन सब जरूरी है, ऐसा नहीं है।
हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जो योगा आपको लगता है कि वो मेरे को फायदा करेगा या जो मेरी शरीर मेरे योगा कर सकता है, वही आप योगा करें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप नहीं कर सकते और फिर आप जबरदस्ती उसको करना चाहें, तो उसका फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप योगा करें, अपने शरीर के मुताबिक योगा करें, अपनी शक्ति के मुताबिक योगा करें, और कृपया करके योगा जो है प्रातः खाली पेट उठकर करें। धन्यवाद। नमस्कार। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग का अर्थ है मिलन। ये शरीर, आत्मा और स्वास्थ्य के बीच में एक मिलन यानी कि योग स्थापित करता है। और आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ तनाव, मानसिक उलझने और शारीरिक स्वास्थ्य जैसी चीजों में अगर हम योग को ना शामिल करें तो हमें आत्मीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। योग नियमित रूप से जो करते हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखते हैं और साथ ही एक संतुलित भोजन और हर तरीके का व्यायाम करने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। योग एक नियम है, इसे नियम से करें और आप और लोगों को भी योग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि योग एक आदत है, एक अच्छा अनुशासन है और ये हमें बहुत अच्छी सुबह-सुबह योग करने से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा प्रदान होती है, जो हमारे पूरे दिन के लिए हमें एक टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो हमें बहुत अच्छे से आगे काम करने में मदद करती है। तो योग वाले दिन नेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे ज़रूर योग करें। Namaskar and good morning. It's truly an honor to be speaking here on the occasion of International Yoga Day. As medical practitioners, we all understand the science of body, the anatomy, the pathology, the treatment. But yoga goes a step deeper. ये सिर्फ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी या फिटनेस नहीं है, इट इज़ अ साइंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड बैलेंस, जो माइंड, बॉडी और ब्रेथ के बीच एक ब्यूटीफुल हार्मोनी क्रिएट करता है। आज जब हम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, आवर लाइफस्टाइल डिजीजेस और मेंटल हेल्थ challenges की बात करते हैं, yoga emerges not just as an ancient tradition but as a modern necessity. Studies have shown how yoga can reduce cortisol levels, improve cardiac output, enhance sleep, and bring down anxiety and depression. But more than that, योगा हमें एक पॉज देता है in our fast-paced medical world, where we are constantly diagnosing, treating, and running. Yoga reminds us to breathe, to center ourselves, and to lead by example. Let's encourage not just our patients, but ourselves and our teams to integrate just 15-20 minutes of yoga daily. It is not about doing complex asanas. कभी कभी बस एक शांत सा प्राणायाम सेशन भी काफी होता है। In the end, I will quote Shri V.K.S. Iyengar. Yoga teaches us to cure what we need not be endured, and endure what we not be cured. Let's
all embody that wisdom as healers and as humans. Thank you very much. Namaste. Namaste, hello, and greetings, everyone. Wishing all of you a very happy International Yoga Day. And I would like to start by saying that yoga, as is a popular opinion, it is not just a physical form of exercise which you do to stay physically fit. Yoga comprises of asanas or physical poses, along with breathing practices like pranayam and meditation. And in combination, it is a very powerful tool that keeps you not just physically fit, but mentally and spiritually fit as well. It is known to calm your mind, reduce stress, improve concentration and focus. It even keeps your blood pressure in check, leads to stronger bones, and there are so many benefits. So essentially, it is a practice that should be incorporated into all age groups. And it's very heartening to see these days that nursery schools have incorporated yoga classes in their curriculum, and kids as small as 3 to 4 years are practicing or basically getting aware of what this yoga is. And if I speak from experience, yoga has tremendous benefit during pregnancy and after childbirth as well. Prenatal yoga has really picked up these days, and that it teaches you proper breathing exercises, and it improves flexibility, which helps during childbirth and even after delivery. Yoga is very helpful because it leads to strengthening of your core and pelvic floor muscles, and it leads to faster recovery. So essentially, yoga, I feel, is a practice that we should try to incorporate in our daily life. And I would like to end by saying that yoga se hi hoga. Bye. ये हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर्स की ओर से एक आप सबके लिए एक मैसेज है. आपको डॉक्टर्स की ओर से ये मैसेज कैसा लगा, प्लीज कमेंट इट एंड गिव योर फीडबैक. And we are always with you for all the community projects. In future also we are with you and will do this.